नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। देहरादून में महिला और पुरुष का मिला शव, वाहन से टक्कर लगने से हुई मौत की जताई गई आशंका। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तरकाशी पहुंचे पीएम मोदी के प्रमुख सचिव, टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। रेस्क्यू में जुटे सभी श्रमिकों का बढ़ाया हौसला। प्रकाश पर्व पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। टनल में फंसे मजदूरों के जल्द निकलने की कामना। गुरु नानक जयंती पर सीएम धामी ने एक्स ऐप पर पोस्ट कर दी बधाई। कहा, आप सबको गुरुपूरब की लाखों बधाइयां। देहरादून में उपनेता प्रतिपक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पहले राज्य के युवाओं का रोजगार बेचा। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, प्रदेश में विकास के कार्य कांग्रेस को नहीं दिखते। उत्तराखंड में भाजपाइयों ने कसी कमर, मसूरी में बैठक हुई आयोजित। भारत संकल्प यात्रा को लेकर बैठक, सरकार की योजना पहुंचेगी घर घर। देश भर में मनाया जा रहा कार्तिक पूर्णिमा का पर्व, लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में लगाई आस्था की डुबकी। सुबह से घाटों पर उमड़ी रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज से जारी किया अलर्ट, अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने, कोहरा छाने का अनुमान। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट। 2 मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय सचिव अजय भल्ला उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सिलक्यारा में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण और मैपिंग के माध्यम से टनल की भौगोलिक स्थिति को समझा। उन्होंने अधिकारियों के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे श्रमिकों, इंजीनियरों से भी जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सभी श्रमिकों का हौसला भी बढ़ाया। दिवाली के दिन से ही उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में 41 मजदूर कैद हैं, जिन्हें बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। टनल में रेस्क्यू का आज 17वां दिन है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर नीरज खैरवाल और महमूद अहमद ने प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारी साझा की। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से पता चल रहा है, हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जो टनल के अंदर हॉरिजॉन्टल ओगर मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था, उसके अंदर जो ओगर मशीन फंस गई थी, वो ओगर मशीन का काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 बजे 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है। उसके लिए पाइप को भी काटा गया। जो मशीन के जो लास्ट पार्ट है, उससे 1 मीटर पाइप पहले काटा गया है। 0.9 मीटर पाइप और काट करके उसका एक प्रोविज़न रखा गया है। या हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। वहीं सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यशपाल आर्य ने कहा कि 41 मजदूर पिछले 15 दिनों से टनल में फंसे हैं,
लेकिन सरकारी एजेंसियां उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही। सरकार ने का जो तंत्र है वो बिल्कुल फेलियर हो चुका है। आपदा प्रबंधन की पोल खुल चुकी है और जिस तरह के उस प्रोजेक्ट में 5 किलोमीटर की टनल है, 5 किलोमीटर की सुरंग और उसमें एडिट टनल का निर्माण न होना, एस्केप टनल का निर्माण न होना, ये भारी चूक है। ये जिंदगी की सांसत में डालने का काम इस सरकार के ने किया है और उन लोगों को काम दिया गया है जो उनके करीबी हैं। महाराष्ट्र में इसी कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया था, ब्लैक लिस्टेड है ये। वहाँ पर भी मौतें हुई हैं, इनके निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में मौतें हुई थी। आखिरकार इतनी बड़ी हादसे के बाद यहाँ उत्तराखंड में इनको क्यों यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, सारे मानकों की अनदेखी करके काम इनको दिया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से सरकार की मिलीभगत है। सरकार अपने चहेतों को काम देने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। 41 मजदूरों के परिजनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। उन्होंने मजदूरों के परिजनों से बात करते हुए आशा जताई कि सब मजदूर सही सलामत बाहर आ जाएंगे और पीएम मोदी भी इस घटना पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। जल्दी से जल्दी ये काम हो। परिजनों से मैं मिलने गया था, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं, इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया सबको। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है, सभी अपना योगदान कर रहे हैं। काफी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। कल सर आपने परिवार से मुलाकात की, किस तरह की आपसे बातचीत की? नहीं, देखिए वो टनकपुर चंपावत के हमारे समीक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया सबको। सेना भी इसमें लगी हुई है सर, काफी देखने से। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है, सभी अपना योगदान कर रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस निकाय चुनाव को न करने पर अधिकारियों का दुरुपयोग करने की वजह बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर परिसीमन के मामले में सत्ताधारी पार्टी अपना पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। आखिर क्यों गरमाई निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीति, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 माह के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। वहीं चुनाव समय पर न करने को लेकर विपक्ष सरकार पर कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की तो नियत ही नहीं थी कि समय पर चुनाव हो पाए, इसी वजह से चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे। हालांकि सरकार पहले बोलती रही चुनाव समय पर होंगे, लेकिन चुनाव समय पर न करने की वजह से इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। जो निर्वाचित पार्षद हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में समय पर सफाई करवाते हैं, तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन अब ये व्यवस्थाएं कैसे होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा को निकाय चुनाव में हार का डर सता रहा है। जब नगर निकायों में पालिका में प्रशासक बैठक में तो भाजपा सत्ता का
दुरुपयोग करेगी। देखिए, सरकार कोई भी हो अपने समय पर चुनाव कराना चाहेगी। कुछ मजबूरियां हो जाती हैं क्योंकि अभी परिसीमन जो वार्डों का चल रहा है और उससे पहले ओबीसी गणना है, ये सब देखकर ही चुनाव होते हैं, क्योंकि जब तक आरक्षण सही नहीं होगा फिर वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं और फिर चुनावों में कहीं ना कहीं बाधा आती है। तो सरकार पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रही है और इस बारे में एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में भी जा चुकी है और जो निर्देश माननीय उच्च न्यायालय का भी आएगा उसका भी सरकार जरूर पालन करेगी। तो ये बात सही है कि 5 साल में के लिए चुनाव होते हैं और 5 साल बाद 5 साल के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए और कुछ मजबूरियां सरकार की होंगी जिसके कारण अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस 3 कदम रही उससे तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने पलटवार करते हुए कहा है कि निकाय चुनाव को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब नई पालिकाएं बनती हैं तो उनके परिसीमन में भी समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी समय चुनाव करने की स्थिति में है, चाहे वो अंकिता मर्डर केस में VIP का मामला हो, चाहे केदारनाथ में सोने की चोरी हो, चाहे वो जोशीमठ का मामला हो, चाहे वो SSS भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पटवारी पेपर लीक हो। ये सारे तमाम ऐसे मामले थे जिससे इनके खिलाफ आक्रोश था। अग्निवीर योजना ने उसमें और एक बढ़कर काम किया। तो ये सारी चीजें बीजेपी अगेंस्ट जा रही थी। जन अग्रवाल जी ने बयान दिया था कि हम समय पर करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लिया है और इसके पीछे एक रणनीति भी है, क्योंकि जब प्रशासक बैठता है तो प्रशासक सरकार के दबाव में काम करता है। निश्चित ही चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हट जाएंगे और प्रशासक जब बैठेंगे तो सरकार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार वो काम करेंगे, जिससे संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा और वो वही कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा परिसीमन करने के नाम पर चुनाव कराने से पल्ला झाड़ रही है, तो वही कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को निकाय चुनाव में हार का डर सता रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन जीत का सेहरा किसके सिर पर बांधती है। उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। देहरादून में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पहले राज्य के युवाओं का रोजगार बेचा, अब राज्य की भाजपा सरकार की निगाहें जल, जंगल, जमीन बेचने पर टिकी हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। प्रदेश में विकास के कार्य कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहे। कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को बेच रही है। UKSSC हो या लोक सेवा आयोग हो, स्पष्ट भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है, लेकिन जो मुख्य भ्रष्टाचारी थे उनको सरकार ने कहीं सजा नहीं दी। चाहे वो UKSSC के सचिव हों या अध्यक्ष हों, दोनों अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, सचिव की अपने घर वापसी हो गई। ऐसे ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और चले गए। मतलब कि सरकार ने इतनी छूट दे रखी है रोजगार के मामले में कि आप चोरी करो, इस्तीफा दो और चले जाओ। जो हमारा जो लक्ष्य है कि हम 400 करोड़ रुपए जो है वो प्रदेश लाभ ले सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को सस्ता खनिज उपलब्ध हो, रेत बजरी सस्ती मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप करना कांग्रेस का काम रह गया। केवल और केवल किस प्रकार से राज्य को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से राज्य को की सरकार को बदनाम किया जाए, इस पर कांग्रेस के नेताओं का फोकस है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य पिछले 6 सालों से चल रहा है, पर अब देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खुद विधायक ने ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों की मनमानी की बात कही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट पिछले 6 सालों से चल रहा है। सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सका है। अब इस प्रोजेक्ट पर खुद देहरादून के धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की DPR जो 6 साल पहले प्रस्तुत की गई थी, उस हिसाब से देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम नहीं किया गया है।
अधिकारियों ने अपनी मनमानी करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन उनके साथी मंत्री के कहने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इस स्मार्ट सिटी के मैटर में, और मैंने समय समय पर बातें उठाई हैं। जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, ये मैंने बोला है। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है वो चीजें ही बदल गई। जैसे पलटन बाजार का था, पलटन बाजार का पूरे पलटन बाजार जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल पोल्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा माननीय मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं, तो मैं चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही वजह है कि अब स्वयं भाजपा के नेता और विधायक भी खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं। सरकार अब लीपापोती करने का कार्य कर रही है, जिस वजह से अब लोग सामने आ रहे हैं। देखिए, सरकार भ्रष्टाचार में आखंड गले तक संलिप्त है। मैंने जो भी बात करी, खनन में भी वही भ्रष्टाचार है। अब स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जिनका सरोकार इस उत्तराखंड से है, जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो उत्तराखंड के विकास से जिनका नाता है, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में विकास हो, हमारी देवभूमि की छवि अच्छी रहे, ईमानदारी रहे, तो वो सब लोग भी कहीं दबे मुँह तो कहीं खुलकर अब उस भ्रष्टाचार के बारे में बोलने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो भी मैंने आपको बताया, रुद्रपुर में जिस ज़मीन की कीमत सरकारी खजाना लुटाने का काम इसी को कहते हैं कि 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, उसे आपने 11,500-12,000 स्क्वायर मीटर में आपने जो है अलॉट कर दी। आज खनन को आप निजी हाथों में दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर आप पूरा देहरादून घूम लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या बुरा हाल देहरादून का हो रखा है। और मैंने भी उस प्रेस को सुना था कि डीपीआर कुछ थी, काम कुछ हो रहा है, तो सब लीपापोती हो रही है। तो इसलिए सब लोग खुलकर निकल कर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये संख्या बढ़ती जाएगी आगे। तो अब देखना होगा कि अपने ही विधायकों के आरोपों को सुनने के बाद भाजपा सरकार देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर क्या कदम उठाती है। क्या सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डीपीआर के विरुद्ध जाकर कार्य किया है। देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन होगा। सीएम धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर ये बड़ी खबर सामने। पीएम कार्यालय से सूचना सामने आई है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित होना है। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था। वहीं प्रदेश सरकार को कार्यक्रम की सूचना मिली है। पीएम कार्यालय से ये सूचना पहुंची है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने। वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन होना है। सीएम धामी ने पीएम मोदी से इस दौरान अनुरोध किया था। प्रदेश सरकार को कार्यक्रम की सूचना मिल चुकी है। वर्ल्ड कप में अपनी अलग से पहचान बना चुके मोहम्मद शमी 3 दिसंबर को हरिद्वार आएंगे। बता दें, विधायक उमेश कुमार ने शमी को हरिद्वार आने के लिए निमंत्रण भेजा है, जहां मोहम्मद शमी क्रिकेट लवर्स से अपना वर्ल्ड कप का अनुभव साझा करेंगे। मोहम्मद शमी के जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, जिनसे वो निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया को चौंकाया है, उनके जीवन के जो अनुभव हैं और वर्ल्ड कप के उनके जो अनुभव हैं, मैं चाहता हूँ था कि हमारे जनपद के, हमारे राज्य के जो युवा हैं उनके साथ वो साझा करें। मैंने उनको निमंत्रण दिया, उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया
3 दिसंबर को ऋषिकुल मैदान में 11 बजे वो पहुंच रहे हैं। भारी से भारी संख्या में पहुंचे और वो आप सबके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और आपसे भी सवाल पूछेंगे और आप उनसे सवाल पूछेंगे। आपस में एक इंटरेक्शन होगा और वो क्रिकेट के भी गुर जो हैं वो बॉलर्स को, खिलाड़ियों को सिखाएंगे ताकि भविष्य में हमारे जनपद के, हमारे प्रदेश की युवा जो प्रतिभाशाली हैं वो देश दुनिया में नाम रोशन करें। मसूरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया कि वे भारत संकल्प यात्रा के मसूरी पहुंचने पर घर घर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें। इस मौके पर प्रभारी रतन सिंह चौहान ने कहा कि देहरादून जिले की 10 विधानसभाओं और 24 मंडलों में यात्रा की बैठक कर ली गई है और कार्यकर्ताओं को भाजपा की नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। वहीं भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आगामी दिनों में मसूरी आनी है, जिसके लिए बैठक आयोजित की गई है। नवंबर 2023 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले में जाकर जो अपने बिरसा मुंडा जी, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, ऐसे उनके जन्म तिथि से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो पिछले 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए गए, लोक कल्याण के काम इस देश के अंदर किए गए, उन सब को जन जन तक पहुंचाना और उसका माध्यम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बने, इसी विषय पर आज की मसूरी मंडल की बैठक रखी गई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, जो पूरा प्रशासनिक जिला देहरादून, हालांकि संगठन की दृष्टि से हमारा देहरादून जिला 3 जिलों में है, ऋषिकेश जिला, महानगर और विकासनगर ग्रामीण जिला। तो इन 3 जिलों में 10 विधानसभाएं हैं और 34 मंडल हैं। तो आज हमारी 34 के 34 मंडलों की बैठक हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी के सिलसिले में आज पूर्ण कर ली है। विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज से हमारे शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर मसूरी मंडल की बैठक की गई, जिसमें पूरे मसूरी मंडल में चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से वो यात्राएं निकलनी है। उस यात्रा में केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चाएं होनी है, उसका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे उसके विषय पे बात होनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो चाहती है कि भारत देश 2028 तक सशक्त रूप से उभरे और एक विकासशील भारत के रूप में उभरे। उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।